मैं और 99 दूसरे लोग अचानक एक गरीबों का गेम में पहुंच गए। इस गेम में जो भी जीतेगा उसे 10 लाख युआन का इनाम मिलेगा, लेकिन नियम यह था कि हर खिलाड़ी सिर्फ 50 युआन के सहारे 7 दिनों तक जिंदा रहेगा। अगर तुम होते तो कैसे जिंदा रहते? लेकिन मैं, जो गरीबी में जीने का माहिर था, नियम पढ़ते ही इस गेम की सबसे बड़ी खामी समझ गया। तभी सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। 100 खिलाड़ियों का गरीबों के गेम में स्वागत है। हर खिलाड़ी को शुरुआती पूंजी के रूप में 50 युआन दिए गए हैं। आपका लक्ष्य है 7 दिनों तक इस गेम में जीवित रहना। जो खिलाड़ी अंत तक टिकेगा उसे 10 लाख युआन का इनाम मिलेगा। यदि कोई खिलाड़ी निर्धारित पैसे से ज्यादा खर्च करता है, मर जाता है या गेम क्षेत्र छोड़ देता है तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। आवाज कुछ पल के लिए रुकी और फिर चालाकी भरे लहजे में बोली। पास खड़ा सस्ती टी शर्ट पहना हुआ एक मोटा लड़का भी उसकी बात से सहमत हो गया। भीड़ में हलचल मच गई। सबके चेहरे पर अंधा उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। अचानक तेज सफेद रोशनी चमकी। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को एक बेहद आधुनिक और विशाल एयरपोर्ट पर पाया। एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि उसका दूसरा सिरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। चारों तरफ लोग आ जा रहे थे। यह समझ पाना नामुमकिन था कि कौन खिलाड़ी है और कौन एनपीसी। मैंने अपना गेम अकाउंट देखा। उसमें शुरुआती 50 युआन पड़े थे। साथ ही मेरी स्क्रीन पर 3 आंकड़े दिखाई दिए: भूख, प्यास और ऊर्जा। फिलहाल तीनों पूरी तरह भरे हुए थे। सामने ही एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाई दिया। मैं सामान के दाम जानने के लिए वहां चला गया। जैसे ही मैं फ्रिज के सामने पहुंचा, तभी किसी के माफी मांगने की आवाज और किसी के रोने जैसी घबराई हुई चीख सुनाई दी। मैंने रैक पर रखे सामान की तरफ देखा और मेरा दिल बैठ गया। एक छोटा केक 50 युआन, एक सैंडविच 40 युआन, एक बन 10 युआन, यहाँ तक कि सबसे सस्ते पैक वाले सोडा बिस्कुट भी 18 युआन के थे। अगर रोज सिर्फ 7 युआन ही खर्च किए जाए तो आधी बोतल पानी भी नहीं खरीदा जा सकता था। मोटे लड़के ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ निराशा लिखी हुई थी। मैंने आह भरते हुए कहा, सिस्टम कोई दान पुण्य करने नहीं आया है। मुझे पहले से पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। बाकी खिलाड़ी भी स्टोर की तरफ दौड़ पड़े। उनके चेहरों पर भी डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मोटे लड़के ने मुझे एक तरफ खींचकर कहा, 66 नंबर, मैं 44 नंबर खिलाड़ी हूँ। चलो गठबंधन कर लेते हैं। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। यह कहकर उसने तुरंत कुछ पकड़ धकड़ वाले मार्शल आर्ट्स के दांव दिखाए। लग रहा था कि वह सचमुच लड़ सकता है। लेकिन जब तक मुझे गेम के नियम पूरी तरह समझ नहीं आ जाते, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने विनम्रता से मना कर दिया और अकेला ही स्टोर से बाहर निकल गया। सबसे पहले मुझे मुफ्त का पानी ढूंढना था। टॉयलेट के बाहर मुझे एक पानी का डिस्पेंसर मिल गया। पास ही किसी के फेंके हुए 2 खाली मिनरल वाटर की बोतलें भी पड़ी थीं। मैंने उन्हें अच्छी तरह धोया और दोनों को पूरा भर लिया। पानी की समस्या हल हो गई। खर्च 0। अब अगला काम था ऊर्जा जुटाना। मुझे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। उसके मसाला काउंटर पर सफेद चीनी के पैकेट क्रीमर और ब्राउन शुगर करीने से रखे हुए थे। चीनी ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होती है। जरूरत पड़ने पर यह लो ब्लड शुगर से बचा सकती है। मैं बिल्कुल सामान्य चेहरे के साथ वहां गया। मेरी हरकतें इतनी स्वाभाविक थीं जैसे मैं अपने ही घर से सामान उठा रहा हूं। कुछ ही सेकंड में मैंने दर्जनों चीनी के पैकेट और कई क्रीमर अपनी जेब में डाल लिए। पूरी प्रक्रिया 2 सेकंड भी नहीं चली। फिर मैं आराम से कॉफी शॉप से बाहर निकल गया। एक सुनसान जगह पहुंचकर मैंने 2 चीनी के पैकेट फाड़े और पूरी चीनी एक साथ मुंह में डाल ली। मीठा स्वाद पूरे मुंह में फैल गया और कुछ पल के लिए, झूठा ही सही, पेट भरने जैसा एहसास हुआ। चीनी का इंतजाम भी हो गया। खर्च 0। एयरपोर्ट के अंदर ऐसी बहुत तेज चल रहा था। पूरा माहौल किसी बर्फ के तहखाने जैसा ठंडा था। शायद सिस्टम ने यह जानबूझकर किया था। जितनी ज्यादा ठंड होगी, शरीर उतनी ही तेजी से ऊर्जा खर्च करेगा। मेरे पतले कपड़े इस ठंड को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए मुझे लगातार चलते रहना पड़ रहा था ताकि शरीर गर्म रहे। कूड़ेदान में मुझे किसी यात्री द्वारा फेंका हुआ एक कंबल मिल गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। मेरी भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। रात के 8 बजे मैं एक बेकरी के पास पहुंचा। कांच की अलमारी में बचे हुए ब्रेड बेहद स्वादिष्ट लग रहे थे। मेरा पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगा। गरीबी में जीने के अपने अनुभव के आधार पर मैंने अंदाजा लगाया कि इस समय ब्रेड पर छूट लगनी चाहिए। 30 युआन वाली ब्रेड अब सिर्फ 15 युआन में मिल रही थी, लेकिन यह भी मेरे लिए महंगी थी। दुकान बंद होने के और करीब आने पर शायद कीमत और कम हो जाती। हो सकता है आखिर में मुफ्त ही मिल जाए। हर बचाया हुआ एक युआन जिंदा रहने का एक और मौका था। मैं बेकरी के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। तभी अचानक चारों तरफ से 20-30 लोग दौड़ते हुए बेकरी की तरफ आए। वे पागलों की तरह अंदर घुस पड़े। दुकान का कर्मचारी घबराकर लगातार चिल्ला रहा था, लाइन लगाइए, लाइन लगाइए, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही मिनटों में दुकान के सारे डिस्काउंट वाले ब्रेड, यहाँ तक कि जिस ब्रेड पर मेरी नजर थी वह भी पूरी तरह खत्म हो गई। जिन लोगों को ब्रेड मिल गई उनके चेहरे पर बच जाने की खुशी थी और जिन्हें नहीं मिली वे पछतावे में सिर पीट रहे थे। चारों तरफ खिलाड़ियों की गालियां, शिकायतें और निराशा भरी सांसें गूंज रही थीं। इस समय मेरी भूख का स्तर 70% तक गिर चुका था। मैंने गहरी सांस ली और पेट की ऐंठन को दबाया। फिर मेरी नजर भीड़ से हटकर एयरपोर्ट के ऊपर लगे विशाल फ्लाइट सूचना बोर्ड पर जा टिकी। लाल रंग में लगातार बदलती फ्लाइटों की स्थिति दिखाई दे रही थी। अब समय आ गया था कि मैं अपनी असली काबिलियत
काबिलियत दिखाऊं। इस एयरपोर्ट में खिलाड़ी बिना टिकट के भी किसी भी गेट तक जा सकते थे। मैंने तेजी से सूचना बोर्ड पर नजर दौड़ाई और कई ऐसी फ्लाइटें ढूंढ ली जिनकी देरी लाल रंग में चमक रही थी, लेकिन मेरा असली निशाना वही फ्लाइटें थीं जो 6 घंटे से ज्यादा देर से लेट थीं। मैं अपने कमजोर पड़ चुके पैरों को घसीटते हुए एक बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया। वहां पहले से कुछ लोग इकट्ठा थे। पूरे माहौल में बेचैनी और तनाव फैला हुआ था। एक 102 नंबर गेट की फ्लाइट पूरे 8 घंटे लेट हो चुकी थी। फंसे हुए यात्रियों ने एयरलाइन की ग्राउंड स्टाफ लड़की को चारों तरफ से घेर रखा था। वह एक जवान लड़की थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था। यात्रियों की चीखें और थूक उसके चेहरे तक पहुंच रहे थे। पूरा माहौल बेकाबू हो चुका था। उसकी आवाज शोर में दब गई थी और वह रोने ही वाली थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यही मेरा मौका है। मैं पूरी ताकत लगाकर भीड़ के बीच घुस गया और सीधे उस ग्राउंड स्टाफ लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, शांत हो जाइए। भीड़ अचानक चुप हो गई। मैंने उस माँ की तरफ इशारा किया जिसकी गोद में बच्चा जोर जोर से रो रहा था। फिर मैं सभी यात्रियों से ऊंची आवाज में बोला, जरा इस बच्चे को देखिए। हम यहाँ चाहे जितना भी चिल्ला लें, क्या उससे विमान उड़ जाएगा? गलती एयरलाइन की है, इसलिए जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। लेकिन इस समय हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? खाने की, आराम करने की जगह की और अपनी ताकत बचा कर रखने की, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनसे आखिर तक लड़ सकें। फिर मैं उस लगभग टूट चुकी ग्राउंड स्टाफ लड़की की तरफ मुड़ा और तेजी से बोला, सब लोग बहुत गुस्से में हैं। इस समय सबसे जरूरी है कि यात्रियों को शांत किया जाए। खाने के कूपन और होटल के कूपन तुरंत बांटिए। सबको पहले खाना खाने दीजिए और आराम करने का इंतजाम कीजिए। अगर मामला और बिगड़ गया तो उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगी? ग्राउंड स्टाफ लड़की ने बेबस होकर कहा, मैं तो पहले से ही सबको बता रही हूं कि खाने के कूपन और होटल के कूपन दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई लेना ही नहीं चाहता। सब लोग लाइन में लगकर अपने बोर्डिंग पास के अनुसार कूपन ले सकते हैं। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। अभी भी आप प्रक्रिया की बात कर रही हैं? फिर मैंने गोद में बच्चा लिए उस माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा इन्हें देखिए, ये 8 घंटे से अपने बच्चे को गोद में लेकर इंतजार कर रही हैं। अब क्या इन्हें सिर्फ आपका खाने का कूपन लेने के लिए फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा? इसके बाद मैं उस माँ की तरफ मुड़ा और बोला, दीदी अपना बोर्डिंग पास मुझे दीजिए, मैं आपकी तरफ से ले आता हूं।